और अपन राज्यपाल पे चर्चा कर रहे थे। किस पे चर्चा हो रही थी अपनी? राज्यपाल। और राज्यपाल पर भी अपन चर्चा कर रहे थे शक्तियों के संबंध में। और शक्तियों को अपन ने 5 भागों में डिवाइड किया था। कितने भागों में? 5। आप देख सकते हो 5 कौन कौन से भाग थे। नंबर 1 कार्यपालिका शक्ति। कौन सी शक्ति? कार्यपालिका शक्ति। नंबर 2 पे देखोगे आप कौन सी शक्ति? विधायी शक्ति। कौन सी है भाई? विधायी शक्ति। और नंबर 3 वित्तीय। नंबर 4 संविवेकीय शक्ति या न्यायिक शक्ति। संविवेकीय शक्ति। और अगली शक्ति आपकी न्यायिक शक्ति। ऐसे करके अपन ने टोटल कितनी शक्तियों की चर्चा की? 5 बात की थी। यानी अपन कह सकते हैं कि अपना टॉपिक है राज्यपाल की कार्यपालिका शक्ति। यहाँ इस टॉपिक में चर्चा चल रही थी और अपन ने कार्यपालिका शक्ति का स्टार्ट किया था। कार्यपालिका शक्ति के अंतर्गत अपन ने देखा था कि कौन कौन सी शक्तियां आती हैं। और स्पष्ट रूप से अनुच्छेद 154 क्या कहता है कि राज्य कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित होगी? राज्यपाल में। और जो भी कार्य होगा वो अपने अधीनस्थों के माध्यम से, किसके माध्यम से? अधीनस्थों के माध्यम से कार्य करेगा। इसके बाद में अपन ने प्रमुख नियुक्तियां देखी थी। और नियुक्तियों के अंतर्गत अपन ने देखा था जैसे प्रमुख नियुक्तियों में अपना राजस्थान लोक सेवा आयोग यानी राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्य, राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्य, मुख्यमंत्री और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति, साथ में राज्य सूचना आयोग के अध्यक्ष और सदस्य, राज्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति। इन सभी की नियुक्ति कौन करता है? साथ में ही चर्चा अपन ने एक और की थी कि जो राज्य के विश्वविद्यालय हैं, राज्यों के विश्वविद्यालय, उनके कुल गुरुओं की या कुलपतियों की नियुक्ति कौन कर रहा है? और स्वयं उसका क्या होता है? कुलाधिपति होता है। क्लियर है? यहां तक अपन चर्चा कर ली थी। इसके आगे की चर्चा अपन चलाते हैं। और इसके अंतर्गत लास्ट लाइन लिखी थी कि अपन ने देखो इसमें आरपीएस राज्य लोक सेवा आयोग के बाद में राज्य विश्वविद्यालय आयोग कुलाधिपतियों की नियुक्ति लिख लिया था। एक नोट लगाना उसमें एक नोट लगाना भाई। और नोट में लिखना, राज्य में स्थित केंद्रीय विश्वविद्यालय, राज्य में स्थित केंद्रीय विश्वविद्यालय एवं विधि, कौन से? विधि विश्वविद्यालयों का कुलाधिपति राज्यपाल नहीं होता है। यानी कहने का अर्थ यह है कि राज्य में चाहे कोई सा भी केंद्रीय विश्वविद्यालय हो, उसका कुलाधिपति राज्यपाल नहीं होगा, ना ही विधि विश्वविद्यालयों का कुलाधिपति होगा। आपके दिमाग में आ रहा होगा फिर कौन होगा? राज्य में तो राज्यपाल ही होता है, लेकिन ध्यान रखना केंद्रीय विश्वविद्यालयों का कुलाधिपति राष्ट्रपति होगा, लेकिन विधि विश्वविद्यालयों का कुलाधिपति कौन होगा? मुख्य न्यायाधीश हाईकोर्ट का संबंधित राज्य से। क्लियर है? यहां तक
इसके बाद में अपन चर्चा करेंगे कौन सी शक्ति पर? विधायी शक्ति। हेडिंग लगा लेना अपनी, विधायी शक्ति। राज्यपाल की विधायी शक्ति। राज्यपाल की विधायी शक्ति प्रमुख रूप से देखा जाए, विधायी शक्ति के अंतर्गत जो अध्यादेश जारी करता है राज्यपाल, अध्यादेश कौन जारी करता है? राज्यपाल। वो मुख्य रूप से कौन सी शक्ति में जाती है? विधायी शक्ति। यानी आप देख सकते हो कि राज्यपाल द्वारा, किसके द्वारा? राज्यपाल द्वारा अध्यादेश जारी करना। अध्यादेश जारी कर रहा है, कानून बना रहा है, कब जारी करता है? राज्यपाल अध्यादेश कब जारी करता है? राज्यपाल अध्यादेश जारी कब करता है भाई? जब विधानमंडल के सत्र, यानी कि ना तो विधानमंडल में 2 सदन होते हैं, एक विधान परिषद और दूसरा विधानसभा, दोनों ही सदन सत्र में नहीं हो, यानी जारी करेगा तो सदन जब सत्र में नहीं हो, यानी सदन सत्र में नहीं हो, तथा दूसरी सदन सत्र में नहीं है और राज्य को किसी भी आवश्यक कानून की, आवश्यक कानून की जरूरत हो, आवश्यक कानून की क्या हो? जरूरत हो, तब जाकर राज्यपाल क्या जारी करता है? अध्यादेश। कब जारी करता है? जब संसद का, यानी अपना विधानमंडल का सत्र नहीं चल रहा हो और आवश्यक कानून की क्या हो? जरूरत हो, तब राज्यपाल क्या करेगा? अध्यादेश जारी करेगा। राज्यपाल द्वारा अध्यादेश जारी किया जाता है, वो कितने समय अवधि के लिए रहेगा? कितने माह? देखिए, सामान्य 6 माह, लेकिन बात करूं अधिकतम, किसकी बात कर रहा हूं? अधिकतम। तो अधिकतम समय अवधि होगी 6 माह और 7 सप्ताह। 6 माह और 7 सप्ताह। अब क्वेश्चन दिमाग में आ रहा हो, गुरुजी हम तो केवल 6 माह पढ़ा है, लेकिन ध्यान रखना एक लाइन होती है कि अध्यादेश तब तक लागू रहेगा जब तक सत्र, अपना जो विधानमंडल का सत्र नहीं शुरू हो जाता है तब तक रहेगा। लेकिन विधानमंडल के सत्र शुरू होने के बाद भी 7 सप्ताह तक, कितने? 7 सप्ताह तक वो बना रहेगा। यदि 7 सप्ताह के अंदर इस अध्यादेश को, यानी कि इस अध्यादेश को दोनों सदनों के द्वारा, यदि किसी राज्य में एक ही सदन है तो उसको अकेला सदन पारित कर देता है, तो वो किसका रूप ले लेगा? कानून। यानी कि यह अध्यादेश क्या हो जाता है? पारित। तो ये क्या बन जाएगा? कानून बन जाएगा। और यदि ये पारित नहीं होता है तो 7 सप्ताह की अवधि से पहले, पारित नहीं हुआ, 7 सप्ताह में कितनी सप्ताह क्या है? 7 सप्ताह की अवधि में पारित नहीं हुआ है, तो स्वतः ही क्या हो जाएगा? समाप्त हो जाएगा। तो आज के बारे ध्यान रखना, क्वेश्चन में सीधा है, राज्यपाल द्वारा जारी किया गया अध्यादेश परिवर्तन में रहेगा या लागू रहेगा? तो ऐसी स्थिति में ऑप्शन को देखना, यदि 6 माह दे रखा है और 6 माह 7 सप्ताह भी दे रखा है, तो आपको 6 माह और 7 सप्ताह ही करना होगा। ध्यान रखना इस विशेष बात। करो इसी जगह में कि कई बार 7 सप्ताह की जगह उसने सीधा क्वेश्चन पुटअप करेगा आपसे कि
अध्यादेश लागू था, लेकिन संविधान अपना जो किसका सदन सत्र में आ गया और सत्र शुरू हो गया। सत्र क्या हो गया? शुरू हो गया। यानी सत्र में आने के बाद यह अध्यादेश अधिकतम कितने अवधि तक जारी रह सकता है? 7 सप्ताह उस में नहीं दिया उसने, वो दिनों पे आ जाता है और दिनों पे सीधा कहेगा 40 दिन, 42 दिन, 45 दिन और आगे और बढ़ा सकता है। तो ऐसी स्थिति में ध्यान रखना, एक सप्ताह में कितने दिन होते हैं? सप्ताह में कितने दिन होंगे? 7। तो कितने सप्ताह है? एक सप्ताह में 7 दिन होंगे, तो 7 सप्ताह में 49 दिन होते हैं वैसे तो, लेकिन ध्यान रखना थोड़ा सा इसमें मिस है, यहाँ की कितना होगा? 6 सप्ताह, तो 42 दिन। कितने दिन हो जाएंगे? 42 दिन। ध्यान रखना, स्पष्ट बोल रहा हूं कि जब संविधान अपना बन रहा था उस समय भी इसकी चर्चा हुई थी कि अध्यादेश क्यों लाया जा रहा है। इसका कई बार गलत इस्तेमाल, बहुमत होते हुए भी कोई कानून पारित नहीं हो रहा तो राष्ट्रपति जी को कह दिया जाता है कि आप क्या लाइए? अध्यादेश। सत्र को स्थगित कर दिया जाता है और अध्यादेश लाया जाता है, तो इसका गलत इस्तेमाल भी होता है। तो ऐसी स्थिति में ध्यान रखना, 6 माह 6 सप्ताह और दिनों में पूछे तो 42 दिन। क्लियर है? ये अध्यादेश जैसे कानून विधानमंडल के द्वारा बनाया गया उसी प्रकार से यह भी एक जब पारित हो जाता है तो किसका रूप ले लेगा? कानून का रूप ले लेता है। यह हुई मुख्य रूप से किस पर? अध्यादेश पर चर्चा। इसके बाद आगे की बात करूं कि अन्य विधायी शक्तियां कौन कौन सी हैं। अन्य विधायी शक्तियां कौन कौन सी हैं आप देख सकते हो आगे। अनुच्छेद आपका 174, अनुच्छेद 174 और 174 में स्पष्ट कहा गया है कि यदि राज्यपाल सत्र को आहूत करेगा, क्या करेगा? सत्र आहूत, सत्र अवसान, क्या करेगा? सत्र अवसान। और साथ में विधानसभा का, किसका? विधानसभा का विघटन करेगा। ये कौन सा आर्टिकल कह रहा है? 174। भाई सत्र आहूत का मतलब है बुलाना। सत्र आहूत का मतलब क्या है? बुलाना। सत्र अवसान, सत्र को समाप्त करने की घोषणा, सत्र को समाप्त। कई बार क्वेश्चन आता है कि सत्र अवसान राज्यपाल करता है। क्वेश्चन देखना, सत्र अवसान राज्यपाल करता है लेकिन सत्र को, इसको कैंसिल, लेकिन बैठक को, यहां पर क्या होगा? बैठक को स्थगित कौन करेगा? बैठक को स्थगित कौन करेगा? आप क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। सत्र अवसान तो कौन कर रहा है? राज्यपाल। लेकिन बैठक को स्थगित, क्वेश्चन क्या तो पूछ रहा है? स्थगित। तो बैठक को स्थगित कौन करेगा? और आंसर आपका होगा इसमें संबंधित सदन का अध्यक्ष। कौन होगा? अध्यक्ष। जैसे लोकसभा में लोकसभा अध्यक्ष होगा, केंद्र में लोकसभा होती है, उसी प्रकार राज्यों में क्या होगी? विधानसभा। तो विधानसभा का अध्यक्ष बैठक को क्या करेगा? स्थगित करेगा। लेकिन सत्र को आहूत और सत्र अवसान कौन करेगा? राज्यपाल ही करेगा। इसका ध्यान रखना है। अभी मैंने कहा कि विधानसभा का विघटन, इसी को बोलते हैं भंग। विधानसभा को भंग या विघटन कौन करता है? तो कौन आएगा? राज्यपाल आएगा।
राज्यपाल। लेकिन आपसे कह दूं कि विधान परिषद को विघटन कौन करता है? मैं बात कर रहा हूं विधान परिषद। किसकी? विधान परिषद। इसका विघटन कौन करेगा? अरे विघटन नहीं होता है, क्योंकि यह एक स्थायी सदन है। क्या है? स्थायी सदन है। जिस प्रकार राज्यसभा है अपने केंद्र में, उसी प्रकार क्या है? विधान परिषद है। तो स्थगित नहीं, स्थगित तो हो सकती, बैठक स्थगित हो सकती है, लेकिन इसका क्या नहीं हो सकता? भंग या विघटन नहीं होगा, इस पर ध्यान रखना। लेकिन इस विधान परिषद का सर्जन, क्या बोला? सर्जन या उत्साधन या उत्साधन को आप बोल सकते हो समाप्त। क्या कर सकते हो? समाप्त। यानी विधान परिषद जिस राज्य में नहीं है, यदि वो राज्य चाहे तो विधान परिषद का सर्जन कर सकता है, और जिस राज्य में विधान परिषद है और वो चाहता है कि फालतू का भार है हमारे ऊपर, तो उसको समाप्त भी कर सकते हैं। लेकिन कैसे करेंगे? विधान सभा, कौन? विधानसभा के अंदर बिल लाया जाएगा, कानून पारित होगा, और वो भी उपस्थित और कुल सदस्यों का 2/3 बहुमत से यदि बिल पारित हो जाता है, और वो 2/3 सदस्यों से बिल पारित कर दिया, तो वो पारित होने के बाद कहां जाएगा? संसद में। कहां पर जाएगा भाई? संसद में। और संसद अपने साधारण बहुमत से, यदि इस बिल को पारित कर देती है, तो ऐसी स्थिति में उस राज्य में यदि विधान परिषद नहीं है तो विधानसभा गठन हो सकता है, और यदि विधान परिषद है और वो समाप्ति के लिए बिल लाया है, तो उस राज्य की संबंधित विधान परिषद भी समाप्त हो सकती है। एकमात्र यही सदन है जिसका समापन भी किया जा सकता है, वापस से उसका उत्सर्जन भी किया जा सकता है, यानी गठन भी किया जा सकता है। क्लियर है यहां तक? किसी को कोई दिक्कत है क्या? डाउट हो तो बोल देना। क्लियर अपना? केवल साधारण बहुमत से कौन पारित करेगा? संसद। लेकिन विशेष या 2/3 बहुमत, इससे कौन करेगा? विधानसभा। संबंधित राज्य की विधानसभा पारित करेगी। यदि विधानसभा इसको पारित नहीं करती है, तो वो बिल वहीं पर समाप्त हो जाएगा। यहां तक डाउट नहीं है? अब बात करूं कि राज्यपाल, अपन पढ़ रहे हैं कौन सी शक्तियां? विधायी। कौन सी शक्ति? अपनी विधायी शक्ति। और विधायी शक्तियों के अंतर्गत ही अपन यहां चर्चा कर रहे हैं विधान परिषद की। किसकी कर रहे हैं? विधान परिषद की। और विधान परिषद में राज्यपाल एक और कार्य करता है, याद हो तो। टोटल जितने भी सदस्य होंगे उनमें से कुछ सदस्यों का निर्वाचन करता है, वो मनोनीत करता है 1/6 सदस्य। कितने सदस्यों का मनोनयन करेगा? मनोनयन का काम कर रहा है 1/6 सदस्य। कितने सदस्य? 1/6 सदस्यों का क्या करता है? मनोनयन करता है। और स्पष्ट संविधान में लिखा हुआ है, अनुच्छेद कौन सा है इसकी? विधान परिषद की संरचना से संबंधित 171। उसमें स्पष्ट कहा गया है कि राज्यपाल विभिन्न क्षेत्रों से अनुभव रखने वाले व्यक्ति होंगे। विधान परिषद कुल सदस्यों का 1/6 सदस्य मनोनयन करेगा। कौन कौन से क्षेत्र के होंगे सदस्य जिनका मनोनयन होगा? जिस प्रकार राष्ट्रपति मनोनीत करता है राज्यसभा में, कितने सदस्य करता है? 12 सदस्य। 1/12 नहीं, टोटल 12 करता है वो। टोटल 12 करेगा, 1/12 नहीं होगा वहां। केवल 12 सदस्यों को मनोनीत करता है। कौन से क्षेत्र के होते हैं? देखिए, कला, साहित्य, विज्ञान,
और एक समाज सेवा। ये 4 क्षेत्र से तो राष्ट्रपति करता है, लेकिन एक डिफरेंट है। राज्यपाल एक जो कार्य है, जैसे अपन विज्ञान लिखा, ये लिखा, इसी तरीके से सहकारिता के क्षेत्र में, इसी तरीके से किसके क्षेत्र में एक सहकारिता, सहकारिता ऐसे करके 5 क्षेत्रों से विशेष अनुभव रखने वाले व्यक्तियों को राज्यपाल क्या करता है, मनोनीत या मनोनयन करेगा। क्लियर बात है। ये किसकी शक्तियां हुई, विधायी शक्तियां। इसी के अंतर्गत अपन आगे चर्चा करें। विधायी शक्तियों के अंतर्गत ही अपन अनुच्छेद आता है अपना 175। कौन सा? अगला अनुच्छेद अपना 176। तीनों ही विधायी शक्तियों के अंतर्गत है। 75 में कहा गया है अभिभाषण। किसका? राज्यपाल का अभिभाषण। जबकि 176 में कहा गया है राज्यपाल का विशेष अभिभाषण। राज्यपाल का विशेष अभिभाषण। कौन सा? विशेष भाषण कह सकते हो या अभिभाषण। आई बात यहां तक समझ में। देन डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि राज्यपाल विधानसभा के सत्र को सत्रावसान करता है, इसका उल्लेख कौन सा अनुच्छेद करता है? 174। विधानसभा में राज्यपाल का अभिभाषण किस आर्टिकल में उल्लेखित है? 175। और राज्यपाल का विशेष अभिभाषण 176। ये मुख्य क्या थी इसकी विधायी शक्तियां। इसके बाद में आप देख सकते हो इसकी वित्तीय शक्तियां। राज्यपाल की कौन सी शक्तियां? वित्तीय शक्तियां। और इन वित्तीय शक्तियों के अंतर्गत आप देखोगे धन से संबंधित, सीधा अर्थ क्या है? धन से संबंधित। और विशेषकर सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि धन, आप सुनते हो कि विधानसभा में क्या प्रस्तुत किया? बजट। विधानसभा में बजट क्या प्रस्तुत किया? बजट। क्या संविधान में बजट शब्द का उल्लेख है क्या? ध्यान रखना, संविधान के अंतर्गत किसी भी प्रकार से बजट शब्द का उल्लेख नहीं है। इसकी जगह लिखा हुआ है वार्षिक वित्तीय विवरण। वार्षिक वित्तीय विवरण यानी कि राष्ट्रपति तो लोकसभा में क्या प्रस्तुत करवाता है? बजट। यानी अपन साधारण आम भाषा में हो गया, बोलचाल में, कि क्या कर रहा है? बजट प्रस्तुत कर रहा है या करवाता है? करवाता है, करता नहीं है। करता तो कौन है? वित्त मंत्री। करता कौन है? वित्त मंत्री। लेकिन करवा रहा कौन है? केंद्र में राष्ट्रपति, राज्यों में राज्यपाल। तो ये अपना जो वार्षिक वित्तीय विवरण है उसको प्रस्तुत, क्या बोल रहा हूं मैं? प्रस्तुत करवाने का कार्य कौन करता है? राज्यपाल ही करेगा। दूसरी बात, धन विधेयक। और धन विधेयक भी बिना राज्यपाल की स्वीकृति नहीं पेश किया जाएगा। केंद्र में राष्ट्रपति की स्वीकृति से लोकसभा में, जबकि यहां पर धन विधेयक विधान परिषद में नहीं प्रस्तुत किया जा सकता। पहली बार धन विधेयक प्रस्तुत हो रहा है तो वो कहां पर जाएगा? विधान सभा में। किसमें जाएगा भाई? विधानसभा में। और इस धन विधेयक पर पूर्व स्वीकृति क्या है? पूर्व स्वीकृति जब तक राज्यपाल नहीं दे देते हैं, पूर्व स्वीकृति जब तक राज्यपाल नहीं दे देते हैं। कौन नहीं देगा भाई इसमें?
तो यह विधानसभा में प्रस्तुत नहीं किया जाएगा। और यदि स्वीकृति दे दिया, यदि राज्यपाल इसको स्वीकृति प्रदान कर दिया तो यह विधानसभा में प्रस्तुत किया जाएगा। यानी आपसे पूछा जाए कि विधानसभा में किसकी पूर्व स्वीकृति से धन विधेयक प्रस्तुत किया जाता है? किसके? राज्यपाल। और केंद्र में इसके समकक्ष कौन होगा? राष्ट्रपति। तो ये कौन सी शक्तियों के अंतर्गत चला गया? वित्तीय शक्ति। दूसरी बात करूं, केंद्र में होती है संचित निधि। केंद्र में क्या होती है? संचित निधि होती है कि नहीं? केंद्र में भी और राज्य में भी संचित निधि होती है कि नहीं? राज्यों की अलग और केंद्र की अलग, दोनों में संचित निधि होती है। तो संचित निधि किसके नियंत्रण में रहती है? केंद्र में राष्ट्रपति और राज्य में राज्यपाल के नियंत्रण में ही रहती है। यदि संचित निधि से धन निकाला जाता है तो बिना राज्यपाल की स्वीकृति से नहीं निकलेगा। तो ये कौन सी शक्ति हुई? राज्यपाल की वित्तीय शक्ति। क्लियर है यहां तक? इसके आगे चर्चा करें अपन। वित्तीय शक्ति के बाद में अपन ने कौन सी शक्ति देखी थी? सविवेकीय। ध्यान देना भाई, सविवेकीय शक्ति। और सविवेकीय शक्ति संविधान में केवल और केवल राज्यपाल को प्रदान की गई, यानी उल्लेख स्पष्ट मिलता है। यानी कि राज्यपाल की सविवेकीय शक्ति का उल्लेख आर्टिकल अपना आता है 163। कौन सा आता है? 163। और इसमें स्पष्ट कहा गया है कि राज्यपाल की सविवेकीय शक्तियों के अतिरिक्त, यानी अपने विवेकाधीन कार्यों के अतिरिक्त उसकी सहायता व सलाह के लिए, सहायता और सलाह के लिए एक क्या होगी? मंत्री परिषद। एक क्या होगी भाई? मंत्री परिषद। और इसका प्रमुख कौन होगा? मुख्यमंत्री। क्लियर है? यानी सीधा सा अर्थ ध्यान रखना कि राज्यपाल ही एक ऐसा संवैधानिक पदाधिकारी है जिसके सविवेकीय शक्तियों का उल्लेख स्पष्ट रूप से संविधान में मिलता है। आपके दिमाग में गुरुजी राष्ट्रपति के पास सविवेकीय शक्तियां होती हैं, लेकिन राष्ट्रपति की सविवेकीय शक्तियों का उल्लेख संविधान में कहीं पर भी नहीं है। ध्यान रखना इस चीज का। सीधा क्वेश्चन आ जाए कि निम्नलिखित में से किस पदाधिकारी के सविवेकीय शक्तियों का उल्लेख किया गया है? तो ऑप्शन होगा पहला राष्ट्रपति, राज्यपाल। सी ऑप्शन में होगा राष्ट्रपति एवं राज्यपाल दोनों। और लास्ट में होगा इनमें से कोई नहीं। तो ऐसी स्थिति में संविधान में उल्लेख की बात करें तो स्पष्ट रूप से अनुच्छेद 163 कह रहा है कि राज्यपाल को सविवेकीय शक्तियों के अतिरिक्त जो उसके कार्य होंगे उनके लिए क्या होगी? एक मंत्री परिषद होगी। और उस मंत्री परिषद का मुखिया कौन होगा? मुख्यमंत्री होगा। क्लियर है? लेकिन सेम बात नहीं लिखी गई राष्ट्रपति के संदर्भ में। वहां कहा गया है कि राष्ट्रपति की सहायता और सलाह के लिए एक क्या होगी? मंत्री परिषद। और उसका प्रमुख कौन होगा? प्रधानमंत्री। वहां पर जिस प्रकार राज्यपाल के बारे में सविवेक का प्रयोग किया गया है उसी प्रकार वहां नहीं किया गया है। यहां तक किसी को कोई समस्या, किसी का कोई डाउट हो है क्या? चले आगे। इसके बाद में आप मुख्यमंत्री हो गए, इसका प्रमुख। वित्तीय कर लिया अपने सविवेकीय शक्तियां हो गई। दूसरी बात अपन इसकी चर्चा करें, अनुच्छेद 1 आता है 201। अनुच्छेद कौन सा आता है? 201। और इसके अंतर्गत राष्ट्रपति है ना, जो कुछ विधेयकों को
राष्ट्रपति कुछ विधेयक, राज्यपाल कुछ विधेयकों को राज्यपाल के लिए, यानी कि राज्यपाल है जो कुछ विधेयकों को विधानसभा द्वारा पारित है, उन विधेयकों को राष्ट्रपति के विचारार्थ, किसके? राष्ट्रपति के विचारार्थ सुरक्षित रख सकता है। क्या कर सकता है? सुरक्षित रख सकता है। वे कौन कौन से हो सकते हैं कि ऐसे विधेयक जिनको आवश्यक समझे राज्यपाल, कि तो राष्ट्रपति के पास ही जाएंगे और वो ही स्वीकृति देगा, जब भी जाकर पारित होंगे। ऐसे कुछ होते हैं विधेयक, जैसे केंद्र में जो विषय है उनका उल्लंघन हो रहा हो, उनका अतिक्रमण किया जा रहा हो, तो ऐसी स्थिति में उस विधेयक को राज्यपाल रोक लेता है और कहां पहुंचा देता है? राष्ट्रपति के पास। और एक स्पष्ट संविधान में उल्लेखित है कि संबंधित उच्च न्यायालय की शक्ति में कटौती संबंधी कोई विधेयक है, यानी कि हाई कोर्ट, किसकी बात कर रहा हूं? हाई कोर्ट की शक्तियों से संबंधित कोई विधेयक कटौती संबंधित है, विशेष बढ़ाने के लिए तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कटौती संबंधित है, तो ऐसे विधेयक को राज्यपाल अनुच्छेद 201 के अंतर्गत किसके लिए सुरक्षित रखेगा? राष्ट्रपति जी के लिए सुरक्षित रख सकता है। और राष्ट्रपति जो विधेयक भेजा गया है उस पर स्वीकृति दे भी सकता है। क्या कर सकता है? स्वीकृति दे भी सकता है। स्वीकृति को मना भी कर सकता है, उसको वापस पुनर्विचार के लिए भी भेज सकता है, वापस पुनर्विचार के लिए भेजता है। तो उस विधेयक को राज्यपाल 6 माह में, कितने माह में? 6 माह में विधानसभा से पारित करवाकर वापस किसके पास जाना चाहिए? राष्ट्रपति के पास जाना चाहिए। आप सभी ये पढ़ते हैं कि एक बार किसी विधेयक को भेज दिया जाता है पुनर्विचार के लिए, तो दोबारा वो पारित होकर जा रहा है तो राष्ट्रपति और राज्यपाल अनिवार्य रूप से हस्ताक्षर करते हैं। लेकिन अनुच्छेद 201 के अंतर्गत ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। राष्ट्रपति यदि संतुष्ट नहीं है तो दोबारा भी पुनर्विचार के लिए उसको भेज सकता है। कन्फर्म है? और पुनर्विचार के लिए कौन सा संविधान संशोधन किया गया कि पुनर्विचार के लिए प्रावधान किया गया? 2 संविधान संशोधन संबंधित है। एक तो आपका 42वां संविधान संशोधन कब होता है? 1976। और एक आपका आता है 44वां। कौन सा? 44वां संविधान संशोधन। और यह संशोधन होता है 1978 को। कब होता है? 1978 को। जो 42वां संविधान संशोधन हुआ उस समय राष्ट्रपति और इधर राज्यों में राज्यपाल, उनके संबंध में स्पष्ट कह दिया गया कि कोई भी विधेयक यदि पारित होके जा रहा है तो आप उसके ऊपर अनिवार्य रूप से, किसके? अनिवार्य क्या करोगे? हस्ताक्षर करोगे। लेकिन अगली ही बार अगला संविधान संशोधन 44वां होता है और इस 44वें संविधान संशोधन में राष्ट्रपति और राज्यपाल को थोड़ी सी एक रियायत बरती गई और उस रियायत में कह दिया गया कि एक बार, केवल एक बार आप क्या कर सकते हो? पुनर्विचार के लिए एक बार पुनर्विचार के लिए भेज सकते हो। यदि दोबारा से पुनर्विचार होकर पहुंच रहा है पारित होकर, तो आप उसको पुनर्विचार के लिए नहीं भेजोगे। दूसरी बार तो आप पारित ही करोगे, हस्ताक्षर ही करना होगा। यानी केवल और केवल एक बार पुनर्विचार के लिए राष्ट्रपति विधेयक को वापस कर सकता है। क्लियर? किसी को यहां तक दिक्कत? ये अपनी कौन सी शक्ति हुई? सविवेक शक्तियां। इसी के साथ आपसे एक छोटी सी और बिंदु बताना चाहूं कि आर्टिकल है 200। आर्टिकल कौन सा है? 200। इसमें क्या प्रावधान है?
200 की बात कर रहा हूं, ना कि 201। अनुच्छेद 201 में कहा गया है कि विधानसभा के द्वारा पारित विधेयकों पर राज्यपाल की स्वीकृति, राज्यपाल की स्वीकृति अब इस पे लागू होगा कि एक बार ही पुनर्विचारित कर सकता है, दोबारा तो उसको हस्ताक्षर करना होगा। लेकिन 201 में राष्ट्रपति के विचार के लिए रखता है, ना कि खुद के लिए। तो 201 का संबंध कहां से? राष्ट्रपति के लिए, और 200 का राज्य के लिए, राज्यपाल का खुद का है। ठीक है, यह अपनी कौन सी शक्ति हो गई? अब सविवेक है। इसके आगे की शक्ति अपन देखेंगे कौन सी आ रही है भाई? न्यायिक। चलो चलो देख लो भाई, न्यायिक शक्ति। और न्यायिक शक्ति के अंदर आप सबसे इंपॉर्टेंट क्षमादान शक्ति कौन सी है? क्षमादान शक्ति है। केंद्र में इस क्षमादान शक्ति का उपयोग कौन करता है? राष्ट्रपति। जबकि राज्य में राज्यपाल से संबंध है, केंद्र के अंदर राष्ट्रपति के पावर है अनुच्छेद 100 केवल 72, अनुच्छेद 72 के अंतर्गत। लेकिन राज्यपाल को क्षमादान शक्ति कौन सा आर्टिकल है भाई? 161। क्लियर है? इसके अंतर्गत कहा गया है कि राज्यपाल राज्य सूची और संवर्ती सूची दोनों से संबंधित यदि कोई विषय है और उस पर दोष सिद्ध करा दे दिया गया दोषी को, तो केवल उस सजा को कम कर सकता है, उसका रूप परिवर्तन कर सकता है, पूर्ण क्षमा भी कर सकता है। लेकिन एक चीज ध्यान रखना, किसको? मृत्युदंड को माफ नहीं करेगा। हाँ, रूप बदल सकता है। जैसे कल आपको बताया मैंने कि कोई गर्भवती महिला है और उसको सजा दे दी, किसकी? मौत की, फांसी की सजा सुना दी किसी भी कोर्ट के द्वारा, तो वो कहां पहुंचेगी? क्षमा याचना के लिए। और क्षमा याचना का राज्यपाल के लिए, तो राज्यपाल मृत्युदंड को तो माफ नहीं करेगा, लेकिन उसकी परिस्थिति को देखते हुए उसकी सजा को स्थगित कर सकता है, कम कर सकता है, लेकिन रूप भी बदल देगा, लेकिन पूर्ण उसको माफ नहीं करेगा। इस मृत्युदंड को माफ करने का पावर किसके पास है भाई? केवल और केवल मृत्युदंड को माफ कौन करेगा? राष्ट्रपति ही कर सकता है। इसके अलावा राज्यपाल के पास ये शक्ति नहीं है। समझ गए? एक चीज और है, जो सैनिक न्यायालय है। कौन से? सैनिक न्यायालय। ये सैनिक न्यायालय यदि किसी व्यक्ति को दोष सिद्ध करार दे दिया जाता है, तो ऐसी स्थिति में राज्यपाल के पास किसी प्रकार का पावर नहीं है। उसको भी क्षमा प्रदान कौन करेगा? राष्ट्रपति ही कर सकता है। सही चल रहा है ना? ये कौन सी शक्ति हो जाती है अपनी? न्यायिक शक्ति। मुख्य रूप से यही शक्ति है, न्यायिक। वैसे कई बार कंफ्यूजन स्थिति के अंतर्गत नियुक्ति में पढ़ लिया अपन ने, अनुच्छेद 233 न्यायाधीशों की नियुक्ति। तो बच्चे इसको क्या करते हैं कि इसको भी न्यायिक शक्ति में काउंट कर लेते हैं, लेकिन वो न्यायिक शक्ति में नहीं होगी। ध्यान रखना इस चीज को। क्लियर है? ये कौन अपनी शक्तियां हुई? किसकी? राज्यपाल की शक्तियां हो गई। कौन कौन सी हुई? कार्यपालिका, विधायी, वित्तीय, सविवेक और न्यायिक शक्ति। ऐसे करके 5 शक्ति अपन ने इनकी अध्ययन किया है। कर लिया? किसी को इस बिंदु से संबंधित यानी राज्यपाल अपन ने जो पढ़ा उससे संबंधित किसी को कोई भी डाउट हो बोल सकता है भी, है क्या? कोई क्वेश्चन आपका हो तो भी आप बता सकते हो। एक क्वेश्चन देखना, मैं क्वेश्चन करूं कि राज्यपाल के पास, किसके पास? राज्यपाल के पास
इनमें से कौन सी शक्ति नहीं है? ये पूछ रहा है नहीं, कौन सी शक्ति नहीं है। ऑप्शन देखना, ए में बोल रहा हूं विधायी शक्ति। कौन सी शक्ति? विधायी शक्ति। बी में आप देख सकते हो वित्तीय शक्ति। सी के अंदर आप लिख सकते हो सैनिक शक्ति। और डी में लिख सकते हो आप न्यायिक शक्ति या कार्यपालिका शक्ति। तो ऐसी स्थिति में कौन सी शक्ति राज्यपाल के पास नहीं होगी? तो आपका आंसर कौन सा होगा? यानी सैनिक शक्ति राज्यपाल के पास नहीं होती, लेकिन राष्ट्रपति के पास ये शक्ति होती है। क्योंकि आप सभी ने पढ़ा होगा कि राष्ट्रपति तीनों सेनाओं का क्या होता है? सर्वोच्च सेनापति होता है। तो सैनिक शक्ति भी किसमें निहित है? राष्ट्रपति में ही निहित है। तो आप देख सकते हो इनको कौन कौन सी शक्तियां अपन ने पढ़ी है। यहीं से अपन ने स्टार्ट किया था, यहीं से पहले एक पेज और था, ये शक्ति स्टार्ट किया अपन ने। और मुख्य रूप से कितनी शक्तियां? 5, जिनमें नंबर 1 कार्यपालिका, नंबर 2 विधायी, नंबर 3, 4, 5। इसके बाद में अपन ने अध्ययन किया था कि राज्य में केंद्रीय जो अपन कार्यपालिका शक्ति के अंतर्गत पढ़ रहे थे नियुक्तियों के संबंध में, और एक अपन ने बताया कि राज्य विश्वविद्यालयों का कुलाधिपति कौन होता है? स्वयं राज्यपाल होता है। लेकिन किन को छोड़कर? केंद्रीय विश्वविद्यालय और विधि विश्वविद्यालयों का कुलाधिपति राज्यपाल नहीं होगा। तो राज्य कौन होगा कुलाधिपति भाई इनका? राष्ट्रपति नहीं होगा, केवल केंद्रीय विश्वविद्यालयों का राष्ट्रपति होता है। और विधि विश्वविद्यालय संबंधित राज्य का मुख्य न्यायाधीश होगा। ये अपन ने देखा। इसके बाद में अपन ने चर्चा की थी कि विधायी शक्तियों के अंतर्गत और विधायी शक्तियों के अंतर्गत मुख्य रूप से अपन ने अध्यादेश देखा। और अध्यादेश के अंतर्गत कब जारी करता है राज्य में राज्यपाल? जब सदन सत्र में नहीं हो और आवश्यक कानून की क्या पड़ जाए? जरूरत। तो ऐसी स्थिति में राज्यपाल अध्यादेश ला सकता है। और वो अध्यादेश कब तक लागू रह सकता है? 6 माह। सामान्य तो 6 माह है, लेकिन सत्र प्रारंभ होने के बाद वो 6 सप्ताह है। कितने सप्ताह है? 6 सप्ताह। यानी आप कह सकते हो कि जब सत्र प्रारंभ हो गया तो अध्यादेश अधिकतम 6 सप्ताह जारी रह सकता है। कितने सप्ताह? 6 सप्ताह। और दिनों में पूछे तो अधिकतम 42 दिन। लेकिन आप ये 6 माह कहां से आए? दिमाग में आना चाहिए। 6 माह कहां से निकल के आए? ध्यान रखना कि 2 सत्रों के बीच, कितने सत्रों के बीच? 2 सत्रों के बीच जो समय अवधि है, 2 सत्रों के बीच की समय अवधि है, वो अधिकतम कितनी नहीं हो सकती? 6 माह। यानी 6 माह के बीच में करवाना अनिवार्य, 6 महीने से अधिक समय अवधि नहीं हो सकती। इसलिए ये 6 माह यहां निकल के आए हैं कि अपन विचार कर सकते हैं कि एक सत्र में 6 माह से पहले आयोजन होगा। तो सत्र प्रारंभ होते ही अधिकतम कितने दिन तक जारी रह सकता है? 6 सप्ताह। यदि 6 सप्ताह में विधानसभा उसको पारित कर देती है तो कानून बन जाएगा। यदि पारित नहीं करती है तो स्वतः ही समाप्त हो जाता है। लेकिन राज्यपाल चाहे तो समय से पूर्व भी, राज्यपाल चाहे तो इसको समय से पूर्व भी वापस ले सकता है। यानी उसको रोक सकता है कि यहां कानून था जो बन लिया, इतनी आवश्यकता थी। समझ रहे हो?
तो दो तरीके हैं इसके मुख्य रूप से कि कब समाप्त होगा, या तो 6 सप्ताह सत्र प्रारंभ होने के बाद में पारित नहीं होगा, स्वतः समाप्त हो जाएगा, या इस समय अवधि से पहले भी राज्यपाल क्या ले सकता है, उसको वापस ले सकता है। ये अपन ने अध्यादेश की चर्चा की। इसके बाद में अपन ने चर्चा की विधायी शक्तियों में अनुच्छेद 174 सत्र को आहूत करना, सत्रावसान करना और विधानसभा को भंग या विघटन करना। ये कार्य भी कौन करता है, राज्यपाल ही करता है। लेकिन विधानसभा की बैठक को स्थगित कौन करेगा, विधानसभा का अध्यक्ष ही करेगा। अपन ने चर्चा की कि विधान परिषद, विधानमंडल में 2 सदन होते हैं जिनमें एक विधान परिषद और एक विधानसभा है। तो विधान परिषद के अंतर्गत देखा अपन ने कि यह कौन सा सदन है, स्थायी, और स्थायी होने के कारण ही राज्यपाल इस सदन का विघटन नहीं कर सकता है। करेगा क्या, केंद्र में केवल लोकसभा का विघटन राष्ट्रपति करता है, लेकिन राज्य में विधानसभा का विघटन राज्यपाल कर रहा है। राज्य में विधान परिषद होती है, केंद्र में राज्यसभा होती है। राज्यसभा भी एक क्या है, स्थायी सदन है, और राज्यों में विधान परिषद स्थायी सदन है। लेकिन विधान परिषद का सर्जन और उत्साधन कर सकते हैं। तो बात करूं मैं इस सर्जन की, किसकी, सर्जन। इसका उल्लेख कौन सा आर्टिकल करता है कि विधानसभा का सर्जन किया जा सकता है, उत्साधन किया जा सकता है? नहीं, 169 विधान परिषद का उत्साधन व गठन का प्रावधान करता है। लेकिन विधान परिषद की संरचना, आपसे पूछ ले कि विधान परिषद की संरचना का उल्लेख कौन सा अनुच्छेद करता है, तो संरचना में जाएगा 171, और उस संरचना के अंतर्गत ही जो सदस्यों का निर्वाचन होता है विधान परिषद के, उनमें से 1/6 सदस्य, कितने, 1/6 सदस्य राष्ट्रपति, क्या राज्यपाल क्या करता है, यहां तो कौन कर रहा है, राज्यपाल कर रहा है। जबकि केंद्र में इसके समकक्ष कौन सा सदन है, राज्यसभा, और राज्यसभा में मनोनीत कौन कर रहा है, राष्ट्रपति। विभिन्न क्षेत्रों से मनोनीत करता है। वो क्षेत्र आपके हैं, कला है, साहित्य है, विज्ञान है, समाज सेवा, और एक कौन सा है, सहकारिता। सहकारिता को छोड़कर 4 क्षेत्रों में राष्ट्रपति भी राज्यसभा में 12 सदस्यों को क्या करता है, मनोनयन करता है। शाबाश भाई। इसके बाद में अपन ने इसमें कह रहे थे राज्यपाल का अभिभाषण और एक विशेष अभिभाषण। एक तो अभिभाषण था और एक विशेष अभिभाषण था। विशेष अभिभाषण के अंदर अपन चर्चा करें छोटी सी, तो इसमें क्या है कि जब भी विधानसभा का चुनाव होता है प्रति 5 वर्ष बाद में या 5 वर्ष से पहले राज्यपाल क्या कर सकता है, उसका विघटन। अनुच्छेद कौन सा, 174 के अंतर्गत विधानसभा क्या कर सकता है, विघटन कर सकता है। तो चुनाव होते हैं और चुनाव के बाद पहला सत्र आयोजित होता है। उस सत्र को संबोधित अनिवार्य रूप से राज्यपाल करता है। चाहे तो दोनों सदनों को एक जगह बुलाकर कर सकता है, लेकिन एक सदन को भी वो पहली बैठक हो रही है यानी पहला सत्र का आयोजन किया जा रहा है चुनाव के बाद, उस सत्र को अनिवार्य रूप से राज्यपाल क्या करेगा, संबोधित करेगा और विभिन्न विषयों के बारे में जानकारी देगा कि किस कारण से इस सत्र को आगे तक पूरे विवरण बताएगा और चलेगा उस प्रकार से। तो ये विशेष अभिभाषण के अंतर्गत आता है। भाषण जो सामान्य सत्र, प्रत्येक सत्र होता है, टोटल कितने सत्र होते हैं, 3। टोटल कितने सत्र, 3 होते हैं भाई सत्र पूछे तो आपसे 3, कितने, 3। कौन कौन सा आप देख सकते हो, वित्तीय सत्र, मानसून सत्र,
और एक आपका शीतकालीन। ऐसे करके टोटल कितने सत्र हैं? 3 सत्र हैं। समझ रहे हो? प्रत्येक सत्र को राज्यों में राज्यपाल और केंद्र में राष्ट्रपति संबोधित करता है और सत्र बुलाने का कारणों के बारे में जानकारी भी देता है। लेकिन विशेष अभिभाषण कब होता है? जब नए चुनाव कर विधानसभा और केंद्र में लोकसभा सत्र में आती है, उसको संबोधित करता है। वो क्या कहलाता है? विशेष अभिभाषण कहलाता है। ऐसे करके ये सत्रों के बारे में हुई जानकारी। इसके बाद में अपन ने देखा संविवेकीय शक्तियां, और संविवेकीय शक्तियां एकमात्र संवैधानिक पदाधिकारी राज्यपाल ही है जिसकी संविवेकीय शक्तियों का उल्लेख संविधान के अंतर्गत किया गया है। राष्ट्रपति की संविवेकीय शक्तियों का उल्लेख संविधान में नहीं किया गया है। ध्यान रखना इस चीज को। यदि कभी क्वेश्चन बन जाता है तो ऐसी स्थिति में केवल और केवल राज्यपाल को ही संविधान के अनुसार संविवेकीय शक्तियां प्राप्त हैं। क्लियर है यहां तक? फिर अपन ने देखा अनुच्छेद 201। 201 के अंतर्गत राष्ट्रपति के लिए जो राज्य में विधानसभा के द्वारा बिल पारित हुए हैं, विधेयक पारित हुआ है, बिल अंग्रेजी वर्जन और विधेयक हिंदी, वो विधेयक पारित होने के बाद राज्यपाल के पास जाता है और राज्यपाल को लगा कि यह बिल कहां जाना चाहिए? राष्ट्रपति के पास। तो वो राष्ट्रपति के विचारार्थ रख सकता है। यह बात कौन सा अनुच्छेद कर रहा है? 201। और इसके अंतर्गत राष्ट्रपति उस विधेयक को पुनर्विचार के लिए भेजेगा। तो 6 माह में राज्यपाल का उत्तरदायित्व है कि उसको विधानसभा से पारित करवाकर वापस कहां जाना चाहिए? राज्यपाल के पास जाना चाहिए। इसी के अंतर्गत पुनर्विचार की चर्चा करूं कि राष्ट्रपति और राज्यपाल को पुनर्विचार की शक्ति वर्तमान में है, लेकिन 42वें संविधान संशोधन के अंतर्गत किसी भी प्रकार की पुनर्विचार शक्ति नहीं थी और उसको पाबंद कर दिया गया, बाध्य कर दिया गया कि अनिवार्य रूप से आप बिल पर क्या करोगे? हस्ताक्षर करोगे। लेकिन 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा राष्ट्रपति को क्या दिया गया? पुनर्विचार का अधिकार दिया गया केवल एक बार। यदि एक बार दोबारा से पारित होके जा रहा है तो राष्ट्रपति को उसका अनिवार्य रूप से क्या करना पड़ेगा? हस्ताक्षर करना पड़ेगा। क्लियर है यहां तक? इसके बाद में अपन ने देखे न्यायिक शक्ति। कौन सी शक्ति देखी? न्यायिक शक्ति। और न्यायिक शक्ति के अंतर्गत अपन मुख्य रूप से क्षमादान की शक्ति का अध्ययन करते हैं। और क्षमादान की शक्ति राष्ट्रपति को अनुच्छेद कौन सा प्रदान करता है? 72, जबकि राज्यपाल को 161। इसमें अपन ने देखा कि जो भी दोषित व्यक्ति है, दोषी करार दे दिया जाता है न्यायालय के द्वारा, उसको राज्यपाल केवल रूप परिवर्तन कर सकता है, क्षमा कर सकता है और उसकी अवधि को भी कम कर सकता है, लेकिन मृत्यु दंड को माफ नहीं कर सकता। मृत्यु दंड कौन करेगा माफ? केवल और केवल राष्ट्रपति के पास शक्ति है। दूसरी चर्चा इसी में किया कि जो सैनिक न्यायालय होते हैं, अपने सैनिक न्यायालय है जो सेना से संबंधित है, उनके संबंध में भी यदि कोई दंड सुनाया गया है तो वो दंड का कम करना, बत्ती करना, बत्ती तो कर नहीं सकता, यानी अधिक तो बढ़ा ही नहीं सकते, तो कम करने की शक्ति, उसको क्षमा करने की शक्ति केवल किसके पास है? राष्ट्रपति के पास है, राज्यपाल के पास नहीं है। फिर अपन ने एक क्वेश्चन किया कि राज्यपाल के पास इनमें से कौन सी शक्ति नहीं है? अपन ने 5 शक्तियां पढ़ी। उनके अलावा जो भी शक्तियां हैं, जैसे राजनीतिक हैं, सैनिक शक्तियां हैं, वो केवल राष्ट्रपति के पास होती है। विदेश शक्ति है, भाई विदेशी में जो भी शांति समझौते होते हैं वो कौन करता है? राष्ट्रपति करता है या राज्यपाल कर लेता है? भाई राजस्थान और पाकिस्तान के बॉर्डर लग रहा है तो क्या उसका मसला राज्यपाल सुलझा देगा? राजस्थान तो कौन सुलझाता है उसको? तो सैनिक शक्ति किसके पास? राष्ट्रपति के पास। हाँ भाई, अरे जनता का नहीं, जनता के लिए तो देखो संविधान से सभी शक्तियां प्रदान करते हैं, लेकिन संविधान भी, ध्यान से सुनो इसको, लेकिन संविधान भी है ना,
जो शक्तियां किससे प्राप्त करता है? बता सकते हो? अरे प्रस्तावना पढ़ी होगी आपने, पढ़े थे। फर्स्ट लाइन क्या कहती है? क्या कहती है? देखना भाई इसको, हम भारत के लोग, ये डैश डैश कर दिया मैंने, यानी आगे क्या भी है, कुछ भी लिखा हुआ है उसका बाद की चर्चा है, लेकिन ये लाइन ये कहती है कि जो संविधान बनाया है वो हम भारतीयों ने बनाया है। हमें भारतीयों ने बनाया, पूरी भारत की जनता ने बनाया है, ऐसे नहीं कि गिने चुने हैं, नहीं। इससे अर्थ निकालते हैं कि जो संविधान को शक्ति प्रदान की गई है वो भारतीय जनता में निहित है। यानी पूर्ण रूप से कहा जाए कि संविधान, कौन? संविधान, संविधान शक्ति प्राप्त करता है भारतीय जनता से। किससे प्राप्त करता है? जनता से। आप सोचो गुरुजी कैसे? ये लाइन स्पष्ट करते हैं, हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाते, यही क्या ना? तो वो सीधी कहती है कि हम बनाते हैं, ना कि संविधान। समझ रहे हो? तो संविधान को शक्ति भी कहां से प्राप्त? भारतीय जनता से ही। यानी संविधान का अंतिम स्रोत कौन हुई? अंतिम स्रोत भारतीय जनता ही होगी। संविधान सर्वोच्च है, लेकिन संविधान भी कहीं ना कहीं शक्ति प्राप्त करता है, और वो स्रोत है भारतीय जनता। और जितने भी अपने जो 3 अंग पढ़ते हैं सरकार के, सरकार के कितने अंग पढ़ते हैं? 3। वो तीनों अंग शक्तियां प्राप्त करते हैं कहां से? संविधान से। उन्हीं के अनुसार अपना भारत का शासन प्रशासन चलाया जाता है। क्लियर है? अगला टॉपिक अपन कल कर लेंगे, ठीक है? चलो, यहां तक किसी को कोई किसी प्रकार का क्वेश्चन करना हो? नहीं है? चलो तो चलो, कल मिलते हैं आपसे।